प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं तुलसीराम यादव। आप लोगों के बीच भौतिक शास्त्र के बहुत ही व्यवहारिक और बेसिक फंडामेंटल प्रश्नों को देकर आया हूं। और बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे सदिश राशि, अदिश राशि क्या है ना। तो इसमें सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का मतलब होता है जिनमें सदिश मतलब सहित, किसके सहित? दिशा सहित, जिसमें दिशा होती है और परिमाण होती है। मतलब दिशा और परिमाण दोनों होती है, दिशा और परिमाण दोनों होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग सदिश राशि है, क्योंकि वेग में दिशा होती है। विस्थापन स्थिति में परिवर्तन, परिमाण और दिशा दोनों होती है। बल फोर्स F=ma, इसमें भी परिमाण और दिशा दोनों होती है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, इसलिए त्वरण भी सदिश राशि है। मतलब कहा जाए कि सदिश राशि वे राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरह से योग के निश्चित नियम से जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। मित्रों, अदिश राशि क्या है? जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, उनमें दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। मतलब जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल एक अदिश राशि है। जैसे दूरी एक अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान मतलब मान लो 1 लोटा पानी है, उनका क्या दिशा होगी? क्या परिमाण? दिशा तो होगी नहीं, परिमाण होगी। दूरी, कहीं भी दूरी में ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, अब कहाँ जाओगे वो पता नहीं है। चाल को भी पता नहीं है किधर चलेगा। आयतन आयतन क्या होता है? V इक्वल टू A गुणित B गुणित C। अब आयतन मान लो कोई वस्तु है, वस्तु के अंदर जो भी द्रव्य रहता है उनका हम आयतन निकाल लेते हैं, है ना। समय में भी केवल परिमाण होता है। ताप में भी केवल परिमाण होता है। कार्य में भी परिमाण होता है। विद्युत धारा, उसमें भी परिमाण होता है। दाब, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। मतलब जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि, यह सभी अदिश राशियां हैं। मित्रों, अब देखते हैं आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति मतलब कोई भी घटना का बार बार अगर दोहराई जाती है, और जितनी बार दोहराई जाएगी वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। मतलब कोई आवृत्ति घटना मतलब जब बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है, जितनी बार घटित होती है, उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि घड़ी में हम देखते हैं कि जो मिनट काटा भी होती है, सेकंड काटा भी होती है, और घंटा काटा पूरा बार बार घूमती रहती है, जैसे पेंडुलम, है ना। तो आवृत्ति मतलब बार बार दोहराई जाने वाली घटना। तो जब कोई आवृत्त घटना बार बार दोहराई जाती है, इकाई समय में जितनी बार घटित होती है, उसे उस घटना की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति को किसी साइनाकर तरंग के कला फेज परिवर्तन की दर के रूप में समझ सकते हैं। मतलब फिर श्रिंग फिर गर्त, फिर श्रिंग फिर गर्त, मतलब
आवृत्ति श्रृंगार्थ इस तरह से यहाँ से चालू होगा, श्रृंगार्थ 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 इस तरह से। तो ये श्रृंगार्थ 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 इस तरह से यह प्रक्रिया साइक्लस प्रति सेकंड चलती रहती है। आवृत्ति की इकाई को हर्ट्ज से मापते हैं, आवृत्ति को इकाई को हर्ट्ज से मापते हैं। और एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल क्या है? तो आवर्तकाल एक कंपन पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी। मतलब हो जाएंगे T बराबर 1/f। मतलब अनुक्रमानुपाती होगा, अगर टाइम ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम ज़्यादा होगा। अर्थात आवृत्ति से हमें यह समझ आया कि कोई आवृत्त घटना, बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति को किसी साइनाकर तरंग के कला फेस परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज साइकिल्स प्रति सेकंड होती है। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति अर्थात T = 1/f होती है। अब आते हैं आवेग। आवेग क्या है? आवेग बल और समय अंतराल, बल और समय अंतराल, बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। मतलब बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। मतलब यदि किसी पिंड पर एक नियम बल फोर्स F को डेल्टा T समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, मतलब F गुणित dt = आवेग, इक्वल टू क्या हो जाएंगे? आवेग हो जाएगा, आवेग। तो अगर यदि किसी पिंड पर एक नियत बल F को डेल्टा T समय अंतराल के लिए लगाया जाए तो इस बल का आवेग होगा। आवेग एक राशि है, इसकी दशा वही होगी जो बल की है। आवेग एक राशि है, इसकी दशा वही होगी जो बल की है। माना कि किसी पिंड का द्रव्यमान m है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए पिंड का द्रव्यमान m है, इस पर नियत फोर्स लग रहा है, इस पर नियत क्या लग रहा है? फोर्स F लग रहा है। F कैसे लग रहा है? T समय अंतराल पर लगाने पर इसमें डेल्टा परिवर्तन भी हो जाता है, मतलब डेल भी परिवर्तन होता है। जब डेल भी परिवर्तन होता है तो न्यूटन के नियमानुसार F = ma, न्यूटन के द्वितीय नियम F = ma, तो F = m और a के जगह में इसमें परिवर्तन हो जाता है डेल भी, मतलब डेल भी। तो इसमें F डेल्टा T, F × डेल T परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें क्या लग जाता है? डेल्टा m डेल T > m डेल V इक्वल टू डेल्टा P बड़ा है F डेल्टा T से, और F डेल्टा T बराबर है डेल P से। मतलब डेल P = F × डेल T, ये हो गया आवेग। ठीक है। अतः किसी पिंड को दिया गया आवेग
पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। अगर किसी पिंड में दिया गया आवेग उस पिंड में दिया गया संवेग के बराबर होता है, अतः आवेग का मात्रक भी वही होता है जो संवेग का मात्रक है, तथा इसका मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड होता है। न्यूटन इंटू सेकंड होता है। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।